हेलो 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 क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सैम्पल पेपर डिस्कशन की इस एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैम्पल पेपर। हमने इससे पहले सभी क्लास की जो साइंस का सैम्पल पेपर है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अभी बारी है क्लास 9th वाले बच्चों की। तो क्लास 9th वालों हो जाओ तैयार। आ गया हूँ सैम्पल पेपर डिस्कशन की बेस्ट वीडियो लेकर। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन देना है तुमको क्लास 9th में और साइंस सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है, तो यही है तुम्हारे लिए वो वाली वीडियो। चलो अब इसको शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले तुमको बता दूं दो तीन चीज़ें। पहली बात ये कि अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है ओलंपियाड का, SOF ओलंपियाड का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है। बहुत पहले ही शुरू हो गया, मैंने तुमको बता दिया था। अब तुम तीन चीज़ें कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तीन चीज़ें। अब इन तीन चीज़ों को तुम्हें करना है और एक चीज़ को मुझे करना है, जो मैं तुमको अभी डिस्कस कर देता हूँ। क्या तीन चीज़ें हमें करनी है भैया? पहली चीज़ कि अब रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने में देर मत करो, ठीक है। पहली बात, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करवा लो। दूसरी चीज़, आपको अब तैयारी करनी है ना। तो तैयारी करने के लिए कितनी बार बताऊं भाई, ज्वाइन कर लो इस ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स को। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। इसमें केवल 1000 रुपये लगा देने के बाद, और कुछ भी मत लगाना। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा कि भाई अब ये ले लो अब वो ले लो। बस एक बार इस कोर्स को ख़रीद लो और ओलंपियाड में पास हो जाओ। कैसे खरीदे सर जी? ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इसी नंबर पर जाकर कांटेक्ट कर लेना, बता देना मुझे ओलंपियाड चाहिए। सारी चीज़ आपको बता दी जाएंगी, आपको ओलंपियाड का बैच दिला दिया जाएगा, ठीक है। ये दूसरी चीज़ कर लो। तीसरी चीज़ अब तुम मुझे थोड़ा सा बताओ कि सर जी मेरा सैम्पल पेपर तो हो गया है, अब मैं सैम्पल पेपर के अलावा क्या क्या चाहता हूँ। जो जो चीज़ तुमको चाहिए वो सारी चीज़ अब मैं तुमको ला कर देने वाला हूँ। और यही जो चीज़ जो मैं कह रहा था, मुझे भी एक काम करना है। वो काम यही है कि अब तुम जो कहो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। और मैंने खुद से भी कई सारे कंटेंट तैयार करके रखे हुए हैं, जो कि अब आपको 1 बाय 1 मिलने लगेंगे। तो बैच को लेने के बाद जो बच्चे यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, ऑब्वियसली करना ही है तुमको, तो यूट्यूब पर भी कई सारा कंटेंट अब आने वाला है। तो तैयार हो जाओ। तैयारी के लिए मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल से साथ हूँ। बस तुम मेरा साथ दिया करो भाई, वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो में लाइक वाइक वगैरह कर दिया करो, वो सब तुम्हारा काम है, उसको तुम करा करो। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखता, मैं देखता हूँ एक और चीज़ कि कमेंट सेक्शन में मैंने जो क्वेश्चन पूछा क्या उसका आंसर आया कि नहीं, बच्चे को कोई दिक्कत है उसने अपनी दिक्कत बताई कि नहीं, मैं यही चीज़ देखता हूँ। और ये चीज़ तो तुम ज़रूर से कर दिया करो, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो ये है सैम्पल पेपर ऑफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जो कि साइंस सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। अब आपका जो एक्चुअल पेपर होगा उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और ये जो 50 क्वेश्चन हैं इनको करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया होगा। जो आपका एक्चुअल पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहला होगा लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन। इसके अंदर क्या होगा सर जी? इसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल पूछे जाएंगे, यानी वही रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले सवाल। 10 क्वेश्चन इस तरीके के होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। इसके बाद आएगा आपका साइंस। बहुत ही ज़्यादा आसान, अखंड आसान है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको एक भी दिमाग नहीं लगाना है। बस जो चीज़ तुमको याद है उसी पर टिक मारते चले जाओ। 35 क्वेश्चन दिखेंगे। खुश हो जाओ इस चीज़ को देख के कि जो चीज़ मुश्किल है वो केवल 10 ही है, और जो चीज़ आसान है वो 35 है, और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। और इसके बाद आती है वो चीज़ जिसके लिए तो आप बैच लेंगे, जिसके लिए आप तैयारी करेंगे। कौन सी चीज़ भैया? अचीवर सेक्शन। एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हार्ड होंगे, और मैं तो कहता हूँ इंटरेस्टिंग होंगे। हार्ड कुछ नहीं होता भाई, सब इंटरेस्टिंग ही होता है। तो इंटरेस्टिंग और हार्ड क्वेश्चन को कर रहे होंगे, चूँकि ये हार्ड मानते हैं इसलिए इसका 3 नंबर आपको देते हैं हर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो, अब हम इन सभी चीज़ को करने के लिए हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 1, यानी रीजनिंग को करने के लिए आपको हर तरह की रीजनिंग, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, उन सभी तरह की रीजनिंग को अच्छे से पढ़ समझ लेना है। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 है वो आपका साइंस वाला। तो इसके अंदर आपको अपना सिलेबस ही पढ़ लेना है। फिजिक्स के अंदर है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, है ना, साउंड है, ये है आपका फिजिक्स के अंदर। फिर केमिस्ट्री के अंदर है मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बायो के अंदर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू है। और ये जो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये आपके केमिस्ट्री से कट गया था, तो इसको आपको अलग से पढ़ लेना है। ह्यूमन हेल्थ को और डिजीज़ को अलग से पढ़ लेना है। और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स ये भी आपके अंदर है, तो इस चीज़ को भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब तीसरा अचीवर सेक्शन करने के लिए क्या करूं भैया? तो इसको करने के लिए कुछ भी मत करो, बस इन्हीं सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लो। और क्या करूं भैया? और तुम ये कर सकते हो
कि अब अगर तुम्हें सिलेबस देख के डर लग रहा है कि भैया मुझे नहीं पता है सारा सिलेबस मुझसे कैसे कवर होगा, साइंस वाला तुमसे कवर हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन रीजनिंग बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे, तो रीजनिंग के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए तुम बस इस बैच को ज्वाइन कर लो और मेरी क्वेश्चंस को देखो, इन वीडियोस को देखो, पूरा देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। बाकी अभी 9th में सिलेबस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस के चक्कर में अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये रही। तो अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sofworld.org पर जाकर क्या कर सकते हैं, एक्चुअल सिलेबस का पूरा ब्यौरा पा सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में कह रहा है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन जब आप रीजनिंग में करने लगेंगे तब आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन से भैया? कि हमको 3 वर्ड दिए रहेंगे, इन तीनों वर्ड को हमें इस तरीके के बेसिकली इमेजेस में दर्शाना होगा कि ऐसे किसी में से ऐसी कौन सी इमेज है जो कि उस शब्द को बिल्कुल अच्छे से डिपिक्ट कर रही है। तो हमको 3 शब्द दिए गए हैं, एक दिया गया है सोल्जर, एक दिया गया है विमेन और एक दे दिया है इंडियन। एक दिया है सोल्जर यानी सैनिक, एक दिया है विमेन यानी स्त्री महिला और एक दिया है इंडियन। अब इन तीनों में से आपको कौन सा वाला जो ऐसा फ़ोटो है जो कि इस चीज़ को दर्शा रहा है पूरा पूरा। तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, और वही मेरे ख्याल से आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। तो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि चाहे वो विमेन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो सोल्जर हो, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। मतलब कुछ सोल्जर विमेन हैं, कुछ विमेन इंडियन हैं, कुछ इंडियन सोल्जर हैं, कुछ इंडियन विमेन हैं। क्या ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से हल्का हल्का मिली हुई हैं? हल्का हल्का मिली हुई हैं। तो इनमें से आप किस चीज़ को क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को इसमें से देखकर हटा सकते हैं? तो मैं सीधे सीधे डी को हटाना चाहूँगा सर जी। क्यों हटाना चाहूँगा? क्योंकि डी में इसने इस वाले को तो बिल्कुल अलग ही कर दिया है, तो डी वाला तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिला नहीं है। सी वाले में इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी सी चीज़ है और उसके अंदर दोनों चीज़ आ रही है। तो बड़ी चीज़ क्या है? इंडियन के अंदर सोल्जर भी हैं और विमेन भी हैं। तो क्या मैन कोई सोल्जर नहीं है? क्या जो जवान होते हैं केवल विमेन ही सोल्जर होती हैं, मैन सोल्जर नहीं होते हैं? अरे मैन भी तो होते हैं ना। तो सोल्जर और विमेन अलग अलग नहीं हो सकती, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए थी, इसीलिए सी भी गलत हो गया। अब बी के अंदर देखो, बी के अंदर कह रहा है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया कि सबसे बड़ा है इंडियन, उसके अंदर है विमेन, उसके अंदर है सोल्जर। तो यानी कि सारी विमेन, इसके हिसाब से जो सारी सोल्जर हैं वो विमेन होनी चाहिए ना। ये देखो इस चीज़ को देखो। अब इसके अंदर ये जो छोटी वाली गोला है, छोटा वाला सर्कल, इसका मतलब ये है कि छोटा वाला सर्कल पूरा का पूरा बड़े वाले सर्कल के अंदर है। इसका मतलब छोटी वाली चीज़ है पूरी पूरी बड़ी वाली चीज़ के अंदर है। तो छोटी वाली क्या है? सोल्जर। तो क्या सारे सोल्जर विमेन ही हैं? मैन भी तो सोल्जर हैं भाई। और इसके बाद ऊपर आ जाओ, अब ये जो वाला गोला है ये वाला इसके अंदर है, तो क्या सारी विमेन इंडियन ही हैं? सारी विमेन इंडियन ही हैं। हाँ, हो सकता है सारे विमेन इंडियन हो, लेकिन सारे सोल्जर तो विमेन नहीं है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल मना करता हूँ। तो बी वाला भी कट गया, बचा केवल ए वाला। इसी को आप टिक मार दीजिए। क्यों टिक मार दूँ भाई? क्यों टिक मार दूँ? इसलिए टिक मार दो क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए टिक मार दो। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, साथ साथ मैं इसके पीछे का टॉपिक ये समझो कि मैं कह रहा था कि तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिली होनी चाहिए। तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिली होनी चाहिए। तो क्या यही ऐसा सर्कल है जिसमें तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं? इससे देखकर आप नहीं कह सकते कुछ सोल्जर विमेन है, कुछ विमेन इंडियन है, कुछ इंडियन सोल्जर है, कुछ इंडियन विमेन है। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। 4 आपको दे रखे हैं, ये चारों की चारों इनमें से 3 जो हैं वो एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। कोई इसमें से एक है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है और उसी वाले को आपको हटा देना है। तो समझो इस चीज़ में, जो F है और Q है, इसमें जो F है और Q है ये दोनों बहुत दूर है ना। जैसे मैंने सोचा था उसी तरीके से तुम भी सोचो। इसमें जो F है और Q है ये तो बहुत दूर है, तो इसमें पास क्या है भाई? Q तो पास नहीं है, इसमें K बड़ा पास दिख रहा है F के। अब बचा क्या? बचा Q और V, और Q और V भी तो एक दूसरे के पास है। तो इसका मतलब F और Q के बीच में जो रिलेशन है शायद हो सकता है वही रिलेशन Q और V के बीच में हो। तो F और K के बीच का रिलेशन क्या है? F के बाद आता है ABCDEF GHIJK, यानी F में जब मैं +5 करूँगा तब K आ जाएगा। तो क्या Q में भी +5 करूँगा तो V आ जाएगा? चलो देखते हैं। Q के बाद आता है RSTUV। अरे वाह भाई, Q में भी मैंने +5 किया
तो क्या आ गया, वी आ गया, यानी पहला वाला जो है ये रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा वाला देखो, दूसरे में फिर अब पहले वाले में इस तरीके से बना, दूसरे वाले में क्या बनेगा, दूसरे वाले में एम का क्यू से बनेगा और डी का एच से बनेगा, एम का क्यू से बनेगा और डी का एच से बनेगा। तो बना दो। एम और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है। तो डी और एच के बीच में कितना डिफरेंस है, डी के बाद आता है ई एफ जी एच, इनके बीच में भी 4 का ही डिफरेंस है। तो यानी ये भी रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये वाले भी रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसको बाहर निकालना है जो कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसको देखो, अब टी और एक्स को देखो, टी के बाद क्या आता है, टी ओ यू क्या होता है, बी सी डी एफ जी एच पी क्यू आर एस टी, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स। टी और एक्स के बीच में है 4 का डिफरेंस, और पी और एस के बीच में कितना है, पी के बाद आता है क्यू आर एस, पी और एस के बीच में भैया मुझे 3 का ही डिफरेंस मिला। तो यहाँ पर ये गड़बड़ कर गए लाला लाडले, इन्होंने क्या कर दी, गलती कर दी। इनके और इनके बीच में तो 4 का डिफरेंस है, लेकिन इनके बीच में 3 का डिफरेंस कैसे कर दिया, गलती कर गई लाला। गलती नहीं करना था इसको, इसलिए इसने क्या कर दिया, गलती कर दिया। इसलिए हम इनको गलत कह देंगे, हम कह देंगे कि इनमें से अलग है, और जो अलग है वही हमारा आंसर है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ग्रीन टिक लगा दो, ठीक है, ग्रीन टिक। अब आते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला कह रहा है कि अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट वाला शब्द है इसको आप पानी के सामने रखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, उसी को आपको बताना है। यार ये कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अब मेरी आँखें हैं, आँखें पानी थोड़ी हैं, मेरी आँखें इतनी शराबी थोड़ी हैं कि उसके अंदर पानी आ जाएगा। शराबी आँखें तो बगल बेंच वाली की है जो मेरी बेंच के बगल बैठती हैं उसकी है शराबी आँखें सर जी, मेरी नहीं है शराबी आँखें। तो मुझे क्या करनी है, शराबी आँखों में से शराब को निकाल लेना है, और जो पानी है इसके अंदर उसी पानी में इस इंस्ट्रूमेंट को लगाना है और देखना है कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये किस तरीके से दिखेगा। तो इसके पीछे भाई शराबी आँखों वाला लॉजिक तो तुम्हारा है, मेरा क्या लॉजिक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो इमेज वाला है ये आपका 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो इमेज वाला है कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपका 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछता है आपका मिरर इमेज, पहला पूछता है आपका मिरर इमेज, और दूसरा पूछता है वाटर इमेज, दूसरा पूछता है वाटर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या किया जाता है, मिरर इमेज में ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस, ये जो पूरा पूरा वर्ड होता है इसको उठा के इसे ऐसे पटका जाता है, यानी उठा के ऐसे पटक दिया जाता है। जैसे मान लो तुमने अपनी कॉपी की सबसे फ्रंट वाले पेज पर लिख रखा है उसका नाम। अब तुम्हारा टीचर आ गए तुम्हारे सामने, तो तुम क्या करोगे, टीचर से उस किताब को उठा के पलट दोगे उल्टा ना। वैसे ही इसमें भी इंस्ट्रूमेंट को पहले उल्टा उठाकर पलट दिया जाता है, पहले उल्टे उठाकर पलट दिया जाता है, और फिर पलटने के बाद उसको खड़े खड़े में, मतलब पहले ऐसे ऐसे पलट दोगे और फिर उसके बाद ऐसे खड़े खड़े में पलट दोगे, ठीक है। जब इस तरीके से पलटोगे तब तुमको तुम्हारा मिरर इमेज मिल जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज मिल जाएगा। और वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, वाटर इमेज के लिए केवल खड़े खड़े ही पढ़ते हैं, वैसे जिस तरीके से तुम कॉपी पढ़ते हो नाम छुपाने के लिए उस तरीके से नहीं पढ़ते, ठीक है, केवल खड़े खड़े ही पढ़ते हैं। इसलिए इसमें खड़ा खड़ा पलट दो और जो आंसर आ जाए उसी को टिक मार दो, ठीक है। चलो तुमको दिखाता हूँ उसको एकदम असली से असली। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया इंस्ट्रूमेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक जादुई शक्ति है, मेरे बोर्ड में एक बड़ी जादुई शक्ति है। उस शक्ति को मेरे ख्याल से मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, रुक जाओ मैं एक बार इसको किनारे कर दूँ। अब देखो, अभी यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है फ्लिप का और एक ऑप्शन है मिरर का। फ्लिप को जब मैं इसको फ्लिप कर दूंगा तब ये वैसे ही फ्लिप हो जाएगी जैसे आप अपनी कॉपी, नहीं, जब मैं इसको फ्लिप करूँगा तो 2 तरीके से फ्लिप होगी शायद, हाँ। अब देखो, अब इसमें जब मैं इसको फ्लिप करूँगा तब ये एक फ्लिप तो इस वाली बटन को दबाऊँगा, इस वाली, ओह माय गॉड, ठीक है। देखो कहाँ गया फ्लिप, ये रहा। अब यहाँ पर अगर मैं मिरर इमेज उठाऊँगा तो इसकी मिरर इमेज बना देगा। अब मिरर इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको इस साइड से फ्लिप करते हैं, इस वाली बटन से, इस वाली बटन से करने पर ऐसे फ्लिप हो गया, और फिर जो जुगाड़ आया उसको मैं इस तरीके से फ्लिप कर दूंगा। तो ये जब मैं 2 तरीके से फ्लिप करूँगा तब मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, मिरर इमेज मिल जाएगी। लेकिन हमको मिरर इमेज नहीं चाहिए भैया, हमको तो हमारी वाटर इमेज चाहिए। तो वाटर इमेज करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल एक साइड से फ्लिप करेंगे, इस साइड से। किस साइड से, दाहिने साइड से, अपने दाहिने साइड से फ्लिप करो, नहीं दाहिने साइड से नहीं, सॉरी, यहाँ नीचे वाले से फ्लिप करेंगे, नीचे वाले से फ्लिप करो, ये लो कर दिया फ्लिप,
ये लो कर दिया फ्लिप। अब तुम्हें क्या मिल गया, अब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। तो ये तो मैंने जादू से फ्लिप किया है। अगर तुम जादू से नहीं फ्लिप करना चाहते तो तुम अपने दिमाग से फ्लिप कर सकते हो। तो मैंने तो जादू से फ्लिप कर दिया, जादू से ना फ्लिप करना चाहो तो अपने दिमाग से फ्लिप कर दो। अब देख लो भाई, ये रहा क्या, ये रहा क्या, ये रहा तुम्हारा वर्ड, और इस वर्ड से मैच कर लो ऑप्शन को। क्या ये वाला इससे मिल रहा है, ये वाला इससे मिल रहा है, ये वाला इससे, अरे भाई साहब ये तो को पूरा का पूरा वर्डवा जो है वो इस वाले से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। तो क्या मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक मार दूँ? बोलो तो टिक मार दूँ? टिक मार दिया, चलो भाई। हम तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ पर सही हो गया। समझ गए क्या मेरी बात? मिरर इमेज पूछेगा तो इस साइड से पलट कर फिर इस साइड से पलटना है, ठीक है। और वाटर इमेज पूछेगा तो केवल इस साइड से पलट देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये जो एस इस तरीके से लिखा है इसको पलट कर कुछ इस तरीके से लिख देना है, समझ गए। ये जो टी इस तरीके से लिखा है इसको पलट कर इस तरीके से लिख देना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और बधाई हो, नहीं थर्ड नहीं, हाँ अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और बधाई हो, क्यों सर जी बधाई क्यों दे रहे हो? बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपनी जो आपने किताब में रट्टा मार रखा है उसी को यहाँ पर लाकर पटक देना है। तो किताब में आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर नंबर 2 बायो का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू के अंदर हम जब आखिरी में आते हैं तो आखिरी में मुझको क्या पढ़ना पड़ता है, मुझको पढ़ना पड़ता है किसके बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के अंदर क्या आपको याद है, इस तरीके की एक इमेज बनी हुई है, इस तरीके की एक इमेज बनी हुई है। तो इसका मतलब ये फ्लोएम ही है। तो फ्लोएम के अंदर कह रहा है सबसे पहले RPQ ये क्या क्या है इनके बारे में बता दो, और फिर इन्हीं के आधार पर नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, जो स्टेटमेंट गलत है उसको टिक कर दो। तो सबसे पहले देख लेते हैं R, P और Q क्या है। इसके लिए एक बढ़िया प्यारा पूकी कलर निकाल लेता हूँ, पूकी कलर। तो R क्या है, R है आपका ये रहा, ये वाला जो पार्ट है R, ये क्या है, क्या ये मुझे फ्लोएम पैरेन्काइमा दिख रहा है? भैया मैं इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा बोल दूँ, इसको क्या मैं फ्लोएम पैरेन्काइमा बोल दूँ? पैरेन्काइमा डॉट लगा देता हूँ, आगे समझ जाना। फ्लोएम पैरेन्काइमा बोल दूँ? बोल दो भैया। अब आता है पी तो मुझे सीव ट्यूब लग रही है, तो पी को क्या मैं सीव ट्यूब बोल दूँ? SIV सीव ट्यूब, क्या मैं इसको सीव ट्यूब बोल दूँ? हाँ। और सीव ट्यूब के साथ ही रहता है क्या, कंपेनियन सेल, तो क्या मैं इसको कंपेनियन सेल बोल दूँ? सीव ट्यूब की सहायता करता है कौन, कंपेनियन सेल। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, खाने को स्टोर करता है। अब क्या करो तुम, अब इसमें से पहले तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि R है फ्लोएम पैरेन्काइमा, P है सीव ट्यूब, और जो ये है Q है ये है कंपेनियन सेल। अब आपको चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत है, उसी को टिक मार दो। एक स्टेटमेंट गलत है उसी को टिक मार दो। पहला कह रहा है द एंड वॉल ऑफ पी इज परफोरेटेड विद न्यूमरस पोर्स। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो एंड वॉल होती है पी की, यानी सीव ट्यूब की एंड वॉल जो होती है वो उसमें न्यूमरस पोर होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, यही एकदम करेक्ट चीज़ है, यही आगे चलकर आपको फ़ायदा देगी। और कह रहा है इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। क्यों, यानी कंपेनियन सेल कह रहा है कि ये क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी इसके अंदर कई सारे काम होते रहते हैं, जिससे क्या होता है जो फूड मटेरियल है वो कंडक्शन होता रहता है, यानी उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन ये देखता रहता है, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है। टिश्यू के अंदर आपके टीचर आपको बताए ना बताए, मैं तुमको बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पैरेन्काइमा लिखा रहेगा वहाँ वहाँ फूड की स्टोरेज से बात आएगी ही, चाहे जाइलम पैरेन्काइमा हो, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो या पैरेन्काइमा सेल हो, है ना। कोई भी जहाँ पर पैरेन्काइमा लिख दिया वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो आपका स्टोरेज ऑफ फूड है उससे आपका सारा काम चल रहा होगा। अब देखो ए वाले में इन्होंने जिस चीज़ को बताकर वाहवाही लूटी, डी में ये वही गलती कर गए। क्या गलती कर गए, ये गलती कर गए कि जो पी है यहाँ पर भी पी की बात हुई है, यहाँ पर भी पी की बात हुई है, यानी सारी बात जो है सीव ट्यूब की हो रही है। तो ऊपर इन्होंने कहा कि सीव ट्यूब की जो वॉल होती है वो उसके अंदर कई सारे छेद होते हैं, और नीचे ये कह दे रहे हैं कि जो पी की वॉल होती है जब वो मैच्योर होती है, यानी जब वो पूरा फुल स्टेज पर आ जाती है, तब उसकी जो वॉल होती है वो इलोंगेटेड होती है और उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और वॉल को क्या कह दिया इन्होंने, थिक वॉल कह दिया, बड़ी मोटी वॉल कह दिया, ठीक है। और कह रही है इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये तो भाई ये गलती कर गए।
और साथ साथ कह रहे हैं इसके अंदर एक लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस भी होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये तो भाई दोनों गलती कर गए ना। ऊपर ही कह रहे हैं इसके अंदर न्यूमरस पोर होते हैं और नीचे ही कह रहे हैं बड़ी थिक वॉल होती है, पहली गलती। दूसरा कह रहे हैं कि ऊपर कह रहे हैं इसके पास इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और बाद में कह रहे हैं इसके अंदर लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो इन्होंने ऊपर कहा ये खुद ही अपनी बातों में फंस गए, यानी ऑप्शन नंबर डी इन्होंने बिल्कुल ही गलत दे रखा था। तो चूंकि ये गलत था इसीलिए हमारे लिए सही था। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर ही बेस है। दो जहां के पुरकिंजे, रुक जाओ यार, रुक जाओ अब जोहानिस ई पुरकिंजे, इनको कह रहे हैं इन्होंने सैर कोड का क्या किया था, सैर कोड को इन्होंने बेसिकली खोजा था, है ना। इन्होंने सैर कोड को खोजा था। हाँ भाई, ये क्या कर दिए यहाँ पर, ये गलती कर गए, इन्होंने सैर कोड को नहीं खोजा था, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। पुरकिंजे ने नहीं खोजा था, गलत हो गया। अब एमजी स्लीडन, हमें इसमें सही वाला मैच बताना है। स्लीडन ने क्या किया, स्लीडन क्या थे, एक जर्मनी के क्या थे, बोटेनिस्ट थे, यानी बॉटनी यानी पौधों पर खोज करते थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही सेल थ्योरी जब बन रही थी तब इन्होंने ही बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो सेल के बने होते हैं, यानी ये वाला करेक्ट, तो ये वाला मैच तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेकल ने क्या किया था, हेकल ने कुछ दूसरा काम किया था, लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं कि हेकल कह रहे हैं कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सर जी मेरी तो उम्र बीत गई ये बोलते बोलते कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसकी खोज तो रिडॉल्फ विर्चाओ ने की थी, तो यानी इन्होंने इसको भी गलत कर दिया और इसको भी गलत कर दिया। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ पर इन्होंने दो गलतियाँ कर दी और बचा क्या, केवल एक बचा हमारा बी, यानी एमजे स्लीडन वाला। ऑल राइट, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या कह रहा है। अब ये आ गया आपकी केमिस्ट्री के अंदर। हाँ भैया, जो आपकी मैम जी पढ़ाती हैं, मुझे पता है, नहीं कुछ लोगों के सर भी पढ़ा रहे होंगे केमिस्ट्री। ठीक है, अब आ गया आपकी केमिस्ट्री के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर आपसे पूछ रहा है एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक बेसिकली टेबल बना के दे दिए हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है m, एक पार्टिकल है n। नाम नहीं बताते, सब जासूस हैं यहाँ पर, नाम नहीं बताते, नाम ही आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो पार्टिकल है एक m और एक n, इन दोनों के कुछ लक्षण बता दिए इन्होंने। m के लिए कह रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 10 और न्यूट्रॉन है 12 और प्रोटॉन है 11। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी सर जी, और n के लिए भी कह रहे हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है 10 लेकिन न्यूट्रॉन है 12 और प्रोटॉन है 12। अब यहाँ पर एक गलती कर गए। क्या गलती कर गए भैया, हमने तो यही पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। यही पढ़ा था तुमने ना, तुमने तो यही पढ़ा था कि पहले हमको क्या याद करा दी, हमको भैया याद करा दे, हमको बहुत सारी ट्रिक्स याद करा दिया, हाइड्रोजन हीलियम वाली, हाइड्रोजन हीलियम है ना, ये सारा, आगे लिथियम, और फिर ऐसे करके ना, ऐसे करके आगे आपको सारा का सारा याद करा दिए और कहा कि ये है जेड, ये है जेड, जैसे H के लिए है जेड इज इक्वल टू 1, यानी H के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एक है। लेकिन यहाँ पर यही झोल हो गया, और ये झोल आपके लिए नुकसानदायक नहीं, बड़ा लाभदायक है। क्यों, क्योंकि इसी झोल से हम निकालेंगे अपना आंसर। हम ये आंसर निकालेंगे कि M के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 10 लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 2+ हैं, 2 ज़्यादा हैं, यानी हमारा जो भी ये एलिमेंट होगा उस पर क्या होगा, 2+ लग जाएगा, 2+ लग जाएगा, है ना, 2+ लग जाएगा। उसके बाद फिर है ना, हाँ 2+ लग जाएगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1+ लग जाएगा, सॉरी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है बराबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। तो यहाँ पर 10 यहाँ पर 11 है, तो पहले वाले में तो +1 लग जाएगा, m के साथ +1 लग जाएगा, +1 लग जाएगा, या फिर कहो केवल प्लस ही लग जाएगा। ठीक है, और n वाले में क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 10 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है 12, यानी यहाँ पर +1 से काम नहीं चलेगा, +2 लग जाएगा। ठीक है, +2 लग जाएगा। तो अब हम क्या करें, अब हमें इसमें से देखना होगा कि इसमें से किसका जो है बेसिकली अब ये जो हमारा +2 है। ठीक है, अब मान लो हम आगे चलकर कुछ चीज़ में देखते चलते हैं। क्या देखें, ये देखें सबसे पहला वाला क्या कह रहा है कि बोथ m एंड n आर कटायन। जो m है और n है दोनों कटायन है। कटायन यानी ऐसे आयन जो कि बेसिकली इनके अंदर जो कट गए हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चले गए हैं, तभी तो ये प्लस हो गए हैं। मैं इस चीज़ को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन को बुरी चीज़ मानता हूँ।
मान लो इलेक्ट्रॉन कोई बुरी चीज़ थी जो कि आपके अंदर थी, अब ये चली गई, ये चली गई। जब ये चली गई तो बुराई आपके अंदर चली जाएगी तो आप अच्छाई के अंदर आ जाएंगे ना, यानी आपके ऊपर प्लस लग जाएगा, प्लस यानी अच्छी चीज़। तो यहाँ पर जो ई थी है ना, यानी बुराई थी, ये कट गई यानी कटायन। तो जिसके अंदर से कट गई वो कटायन, तो एम में भी कट गई है, इसमें प्लस लगाया यानी इससे भी कटी है, तो एम भी कटायन और एन भी कटायन और आपकी भी तो कटी है, इसका मतलब आप भी कटायन। ठीक है, यानी ये तीनों चीज़ क्या हैं, कैटायन है। तीनों मतलब तुम भी, मैंने जोड़ लिया ना। तो चाहे एम है, चाहे एन है, कटायन है। तो पहली चीज़ तो सही हो गई। तो क्या मैं इसको टिक मार कर आगे बढ़ जाऊँ भैया? नहीं, जब तक ऑप्शन में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऑल ऑफ दी अबव, तब तक आप ये नहीं कर सकते ज़िंदगी में कभी भी। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है ऑल ऑफ दी अबव तब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दी अबव तब ये चीज़ कहीं मत करना कि एक को टिक कर आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं बी की तरफ। कह रहा है न्यूक्लियन नंबर ऑफ एम एंड एन, कह रहा है कि आर 23 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि एम का न्यूक्लियन नंबर यानी अब न्यूक्लियन नंबर है न्यूक्लियस के अंदर नंबर। ठीक है, जैसे आपको जब आप नंबर मांगते हैं तो आपको पेपर के अंदर ना, आपको कॉपी के पीछे नंबर लिख कर दिया जाता है ना। अपने दोस्त को अपना नंबर कॉपी के पीछे लिख कर देते हो ना, मैंने भी दिया है, मुझे भी पता है। तो वैसे ये अपना नंबर कहाँ देता है? न्यूक्लियस के अंदर देता है। तो न्यूक्लियस के अंदर इसका नंबर कैसे निकालेंगे? ये रहा न्यूक्लियस, इसके बाहर सारी ऑर्बिट KLMN, वो सारी ऑर्बिट, लेकिन हमें मतलब है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं हमने पढ़ रखा है सर जी। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। तो क्या मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को जोड़ दूंगा तो मुझे न्यूक्लियन का नंबर मिल जाएगा। तो चलो जोड़ देते हैं। एम के लिए न्यूक्लियन नंबर है 12 + 11 यानी 23, तो एम के लिए 23, हाँ ये तो सही हो गया। एन के लिए है 12 12 12 दूना 24, तो क्या एन के लिए 24, ये भी सही हो गया। अरे सर जी ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, यानी अब मैं पक्का हो गया हूँ कि जो ऑल ऑफ द अबव है यही सही होने वाला है। तो जब ऑल ऑफ द अबव सही है तो सारी चीज़ें कर आपको ये भी अब पता चल गया कि जब ये सारी चीज़ें सही हैं यानी सी भी सही है। जब सी भी सही है इसका मतलब पार्टिकल m इज़ n+ एंड पार्टिकल n इज़ Mg2+, यानी ये जो हमसे छुपा फिर रहा था है ना, इसने आज अपने मुंह से पर्दा हटा दिया है। जो m है ये कोई m नहीं, ये तो n+ है, यानी सोडियम का अनायन है और उसके कटायन है, और जो Mg2+ है ये तो मैग्नीशियम का कटायन है। तो ये है m, ये है सोडियम का कटायन और ये है मैग्नीशियम का कटायन। ठीक है, तो ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, यानी ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा सही था। अब आते हैं 7th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसी ग्राफ की मदद से आपको क्या करना है, इन 3 स्टेटमेंट में से बतानी है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट क्या है सही है, इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, यही आपको बताना है। अब कह रहा है कि ये इसको देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन ड्यूरेशन 6 सेकेंड टू 18 सेकेंड इज़ ग्रेटर दैन 50 मीटर। कह रहा है कि 6 सेकेंड पर इसकी क्या कर लो, डिस्टेंस निकाल लो, और क्या कर लो 18वें सेकेंड पर इसका डिस्टेंस निकाल लो। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 50 से ज़्यादा आएगा। इसका ये क्या कर रहा है, तुमसे सट्टा लगा रहा है, वादा लगा रहा है। तो इससे लग गई 10-10 की, चलो भाई इससे लग गई 10-10 की। जैसे हम अपने दोस्त से लगा लेते हैं ना, लग गई 10-10 की, चलो भाई लग गई 10-10 की। ये कह रहा है कि मैं 6ठे सेकेंड पर और 18वें सेकेंड पर क्या कर दूँ, इसका डिस्टेंस निकाल दूँ तो वो 50 से ज़्यादा आएगा। आप कह रहे हैं नहीं आएगा, ये कह रहा है आएगा। चलो पहले 6th सेकेंड पर लगा लें। 6 सेकेंड पर ये रहा 6 सेकेंड, ये रहा 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड पर इसकी जो स्पीड है ना, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन अभी तो कम, कक्षा 11-12 में, क्लास 11-12 में जाओगे तब तो वेलोसिटी को ही स्पीड मानते हैं, स्पीड को ही वेलोसिटी मानते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अंतर दिया गया होगा, कुछ डिफरेंस दिया गया होगा, जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें रखी होंगी। स्पीड आपकी नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, और वेलोसिटी आपकी ये सब 0 वगैरह नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंस में लिखवाई गई होंगी, लेकिन वाइल डूइंग न्यूमेरिकल आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ लगभग सेम ही है। तो ये है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस साइड पर आपको वेलोसिटी दे रखी है, इस साइड पर आपको टाइम दे रखा है। तो पहले 6ठे सेकेंड पर निकालो। 6ठे सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 3, तो यानी 6ठे सेकेंड पर टाइम जब आपका 6 था, 6 सेकेंड था, है ना। ये कैसे मैं उल्टा लिख रहा हूँ भाई, उल्टा लिख रहा हूँ। तो जो टाइम था जब 6 सेकेंड, तो क्या मेरी वेलोसिटी थी, 3 मीटर पर सेकेंड,
3 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं क्या इसके लिए डिस्टेंस निकाल लूँ? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूँगा, फार्मूला यूज़ करूँगा। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस निकालने का फार्मूला मुझे नहीं पता, मुझे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये पता है। अब क्या आपको लीनियर इक्वेशन पता है? हाँ सर जी, वो तो बहुत अच्छे से पता है। तो इसके हिसाब से क्या d बराबर, ये जो t है यहाँ पर जाएगा तो ये टी एस इंटू टी हो जाएगा, तो क्या d बराबर एस टी हो जाएगा। यानी अगर मैं क्या कर दूँ, इस वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मेरा d मिल जाएगा। तो चलो भाई इसका यूज़ कर d बराबर निकालते हैं। तो वेलोसिटी है 3, टाइम है 6, तो ये क्या हो गया आपका, क्या 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 आ गया। और डिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट होती है मीटर में। तो पहला आ गया आपका 18 मीटर। पहला वाला आपका क्या आ गया, पहला वाला आपका आ गया 18 मीटर। ठीक है, लिख लो। दूसरे में आपको 18 सेकेंड पे कहा था, तो 18वें सेकेंड पर सबसे पहले तो कलम बदल देता हूँ। ठीक है, 18 सेकेंड यानी टी सेकेंड पर आपका 18 सेकेंड की बात कर रहा है 18, और 18वें सेकेंड पर यानी आर पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी कितनी है? क्यू पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या 6 है। तो क्या इस समय पर मेरी वेलोसिटी 6 है? मैं 6 मीटर पर सेकेंड लिख दूँ, लिख दिया। और यहाँ पर मुझको डी निकालना है। तो डी बराबर मुझको फार्मूला पता है, डी बराबर होता है एस टी। इस एस टी वाले फार्मूले को यूज़ करूँगा तो डी बराबर आ जाएगा किसके, एस है मेरा 18 और टी है मेरा 6। तो 18 सिक्स क्या होता है मुझे बताओ, 18 सिक्स क्या होता है? 18 सिक्स 95 होता है क्या? 8 सिक्स 8 5 40, 8 सिक्स 48। अच्छा नहीं, 18 5 95 होता है। 8 6 48, कैरी आ गया 4, 6 4 ये आता है 108। यहाँ पर डी बराबर हो गया 108 मीटर। ठीक है, तो फिर सिंपल, मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा था, मुझसे क्वेश्चन ने कहा था कि जब D1, इसको मैंने D1 मान लिया, इसको मैंने D2 मान लिया, तो क्वेश्चन कह रहा था कि D1 में जब D2 जोड़ोगे तब ये क्या होता है, ये क्या होता है होता है ये इसका जो सम होगा वो 50 से ज़्यादा होगा। तो D1 है आपका 100, D1 है आपका 18 और D2 है आपका 108। तो क्या 18 में 108 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 कैरी 1 का 1 आना था 2 आ गया, और 1 का यहाँ पर 1 आ गया। तो क्या आपका 126 मीटर आ गया। तो क्या इन दोनों को जोड़कर 50 से क्या हो गया, इन दोनों को जोड़कर 50 से ज़्यादा आ गया। ये कह रहा था 50 आएगा और ये कह रहा था 50 से ज़्यादा आएगा। आप क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं भैया ये झूठ बोल रहा है, 50 से कम आएगा। लो भाई तुम अपनी शर्त हार चुके हो। तो 10 की नहीं, यहाँ पर शर्त मैंने 1,000 रुपये की लगा रखी थी 10 की शर्त नहीं लगाई थी। अब तुम हार गए हो, इसीलिए अब शर्त बढ़ गई है। शर्त अब 1,000 रुपये की हो गई है। तो अब तुम हार चुके हो, तो अब इसे 1,000 को कैसे दोगे? अब इस 1,000 को तुम क्या करो, या तो इस क्वेश्चन वाले को दे दो। ये क्वेश्चन डिस्कस कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो खट से इसको मेरे अकाउंट में भेज दो अब 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में मिल जाने चाहिए। नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं। तुम क्या करो, इस 1,000 रुपये को मुझे मत दो, तुम इस 1,000 रुपये को अपने मम्मी पापा से बात करो। इस 1,000 रुपये को हमारे, मतलब मुझको मत दो, इस ओलंपियाड के कोर्स को दो और इस ओलंपियाड के कोर्स को ज्वाइन कर लो। 1,000 रुपये मुझे देने से अच्छा 1,000 रुपये इसको दे दो, क्योंकि मुझे दोगे तो मैं रख लूँगा और मैं मम्मी पापा को उन्हें बताऊँगा कि हाँ भाई मैं जीत के आया हूँ। एक लड़का कह रहा था, मैंने कहा कि दोनों जोड़ के 50 से ज़्यादा आएगा, उसने कहा था नहीं आएगा, आ गया, मैं जीत गया। तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर तुम 1,000 रुपये दोगे तो तुमको मिल जाएगा ये ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, जिसके बाद तुमको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत मज़ा आएगा और ओलंपियाड में पास भी करा दिया जाएगा। तो जो पैसे तुम मुझे दे रखे हो 1,000 रुपये, उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना से भी ज़्यादा पैसा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आगे कभी भी तुम, जैसे मैंने तुमको हरा दिया उस तरीके से कभी भी तुम मुझको हरा नहीं पाओगे। इन क्वेश्चंस को अपनी उंगलियों पर सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, अब करते हैं दूसरा वाला। तो पहला वाला तो करेक्ट नहीं हुआ, पहला वाला तो करेक्ट नहीं हुआ है ना, पहला वाला करेक्ट नहीं हुआ ना, पहले वाले में तुम हार गए, पहला वाला करेक्ट नहीं हुआ। नहीं, पहला वाला तुम हार गए, लेकिन मैं जीत गया ना। ये कह रहा था दोनों से ज़्यादा है और दोनों से ज़्यादा आया, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला करो। कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन ड्यूरेशन t to t30 इज़ 0.5। कह रहा है कि एक तो t18 पर इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, उसके बाद t30 पर इसका एक्सेलरेशन निकाल लेना, और जब इन दोनों पर इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तब क्या आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। t18 पर इसका एक्सेलरेशन, अच्छा t18 पर निकालना और t30 पर निकालना, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका क्या आएगा, तब आपका बेसिकली 0.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा।
तो T18 पर निकालो। T18 पर एक्सीलरेशन कितना होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो इसको हर जगह यूज़ कर लो। सबसे पहले t बराबर 18 पर अगर एक्सीलरेशन निकालूँ तो t बराबर 18 पर फाइनल वेलोसिटी है q कितनी है 6, और इनिशियल वेलोसिटी है इससे पहले वाली यानी कि r कितना है आपका 3, और अपॉन में टाइम था मेरा कितना बोला गया था 18। तो क्या मैं 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा, और 3 को 18 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 को 18 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा। रुको मैं इसमें कैलकुलेटर्स कर देता हूँ, तुम खुद से करो, सर जी चीटिंग करेंगे तो करने दो। सर जी को कौन सा एग्ज़ाम लिखना है भाई, एग्ज़ाम तो तुमको लिखना है ना, सर जी को चीटिंग करने दो। तो मैं क्या करूँ, मैं 3 को डिवाइड कर दूँ 18 से, तो क्या मेरा आंसर 1.6 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट पर A1 हो गया। अब A2 पॉइंट के लिए निकाल लो, A2 पॉइंट के लिए निकाल लो। A2 क्या है 3 पर भैया ये क्या देख लिया मैंने, 3 पर तो यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है 0 में से मैं इनिशियल वेलोसिटी 18 पर कितनी वेलोसिटी है 6 माइनस कर दूँ, अपॉन में टाइम कितना है, टाइम है 30 सेकेंड। तो क्या मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो 0 में से 6 गया तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 0 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, अपॉन में 30 आ जाएगा। मेरा आंसर नहीं आ रहा है, रुक जाओ। यहाँ पर कितना बोल रहा है 30 सेकेंड पर, तो इस सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी है आपकी 0, फाइनल वेलोसिटी है 0, नहीं सॉरी ये गलती कर रहा हूँ ना। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 में से 6 जाएगा तो -6 आएगा ना, 0 थोड़ी आएगा, -6 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 1/5 आ जाएगा माइनस में, और 1/5 को जब मैं फर्दर डिवाइड करूँगा तो ये कितना होता है 0.2 होता है क्या, 0.2 होता है क्या, 0.2 होता है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा -0.2। अब क्या करूँ, अब अगर मुझे मेरा आंसर चाहिए तो क्या मैं A2 में से A1 को घटा दूंगा, तो क्या मैं 0.2 में से 1.6 को घटा दूंगा, 1.6 को घटा ही नहीं पाऊँगा, 1.6 को घटा ही नहीं पाऊँगा, रुक जाओ। तो क्या मैं 1.6 से 0.2 को एक बार लाओ घटा कर देखते हैं, 1.6 से 0.2 को घटा कर देखते हैं। तो 6 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो आ जाएगा 4, और फिर 1 का 1 ही आ जाएगा, तो 1.4 आ रहा है, मुझे 0.5 चाहिए, 1.4 आ रहा है, मुझे 0.5 चाहिए। मैं इसको लगा रहा था तभी मुझसे यही गलती हुई थी। 6/30 करूँगा तो 1/5 आ जाएगा। एक बार 1/5 को मैं खुद ही कर कैलकुलेटर से ही कर देख लेता हूँ भैया। वैसे 0.2 ही आना चाहिए, है ना। कितना करना है भाई, 1 को डिवाइड करना है 5 से, तो 0.2 ही आंसर आएगा, सिंपल 0.2 ही आंसर आएगा, 0.2 ही आंसर आएगा। यहाँ पर 1.6 आ रहा है, तो 1.6 पर एक्सीलरेशन है ना, 0.18 पे एक्सीलरेशन टू 30 पर, तो 30 वाले एक्सीलरेशन से कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एक्सीलरेशन है वो 0.5 आएगा। यानी 1.6 में से अगर मैं 0.2 को घटाऊंगा तो ये तो आपका क्या आएगा 1.4 आएगा ना, 0.5 नहीं आएगा। उफ 6 और 3, रुक जाओ यार, ये क्वेश्चन तुम ट्राई करना एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे लग नहीं रहा है, काम करना, इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करना, मुझसे क्वेश्चन लग नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरे ख्याल से सही होगा, हाँ ऑप्शन नंबर 2 मेरे ख्याल से सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मुझसे यहाँ पर नहीं लग रहा है। एट द एंड लगाने का तरीका बिल्कुल यही है, कैलकुलेशन में शायद एरर नहीं, कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एरर है, उसको तुम लोग देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर मुझे सही सॉल्यूशन मिल जाएगा तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वही कमेंट सेक्शन में तुमको थैंक यू वगैरह बोल दूंगा, ठीक है। बाकी बता दूंगा कि सही है तुम्हारा सोल्यूशन कि नहीं। साथ ही साथ 3 वाले को, इसको तो मैं तुम्हारे लिए होमवर्क ही लेकर आया था, इस वाले को तो ज़रूर सॉल्व कर लेना, 3 वाला। इसको नहीं सॉल्व करोगे तो जान ले वीडियो देखना तुम्हारा बर्बाद है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको तुम देख लेना, 3 वाले को, 2 वाले को भी सॉल्व करना, 3 वाले को भी सॉल्व करना। इन सब का आंसर मैं तुमको बता देता हूँ, ए ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला वाला हमने प्रूफ कर दिया सही है, दूसरा वाला भी मुझे पक्का है कि सही है। तो क्या करना, तुम ए वाले को टिक मार देना, ए वाला बिल्कुल सही है। अब 8 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन जी जो हैं एक कार चला रहे हैं। जब ये कार चला रहे हैं वेलोसिटी v से एक कार को चला रहे हैं, और सामने इनके दीवार आ गई। अब इस दीवार पर ये इतना तेज़ चल रहे हैं कि इस दीवार पर ये क्या करें कि ना लड़ें।
है ना, हो सकता है इस पर लड़ जाए तो ये निपट जाएगा। तो क्या करे ऐसा कि ना लड़े। तो 2 ऑप्शन है, वैसे 4 ऑप्शन है लेकिन 2 में ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा, तो मैं 2 ही लेकर आया हूँ। पहला कह रहा है कि अगर ये शार्प टर्न ले ले तब क्या ये बचेगा। अगर ये खूब जोर से गाड़ी को मुड़ा दे तब क्या ये बचेगा, शायद बच सकता है। अब इसमें 2 चीज़ आती है। पहला तो एक आपका खुद का लॉजिक, अगर ये खूब जोर शार्प टर्न ले लेगा तो इसकी अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये क्या कर जाएगा, सरक जाएगा, और सरक कर इसका फ्रंट ना लड़कर बैक वाला लड़ जाएगा। तो मोहन तो नहीं चोट खाएगा, लेकिन मोहन के पीछे बैठी मोहन की मम्मी चोट खा जाएंगी, तो गाड़ी तो लड़ जाएगी। और उसके आगे खुद भी कह रहा है कि उसके क्या कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि इसको अवॉइड कोलाइजन बिकॉज टर्निंग विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। क्या बात कर रहे हो भाई, जब आप गाड़ी की व्हील को घुमाओगे तो स्टीयरिंग को खूब जोर घुमाओगे तो क्या लेस फोर्स लगने वाली है। बिल्कुल गलत बात है भाई, बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगी, पहला वाला गलत है। दूसरे में कह रहा है ब्रेक लगाओ। क्यों, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने से तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी तेज होगी तो, ठीक है, कोई 2 व्हीलर तो है नहीं बिल्कुल उल्टा ही पलट जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी 4 व्हीलर है, तो जो आपकी गाड़ी है ये रुक जाएगी पहली बात तो ब्रेक लगाने से, और साथ ही साथ सरकने वाली कम दिक्कत रहेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर, और ये वो बात तो अगर आप फिर भी ना माने तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ब्रेक लगाने में कम फोर्स लगेगी किसके मुकाबले, स्टीयरिंग घुमाने में। स्टीयरिंग घुमाने में ज़्यादा फोर्स लगेगी, ब्रेक लगाने में कम फोर्स लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि 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 यहाँ पर इसको ब्रेक लगाने पहली बात कम फोर्स लग रही है, और दूसरा भाई गाड़ी रुक भी जाएगी, पहले वाले में बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगी इसको स्टीयरिंग घुमाने में। तो इन दोनों में से कौन सा वाला सही है, बी वाला ही सही है, यानी इसको दूसरा वाला काम ही करना चाहिए अगर ये चाहता है गाड़ी उससे ना लड़े तो, ठीक है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th वाला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 9th वाला क्वेश्चन मैंने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 9 है और क्लास भी 9th है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बच्चे होते हैं, तो आपको वाला क्वेश्चन ज़रूर से करना है। कमेंट सेक्शन में कुछ भी मत करना, 0 कमेंट आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। केवल क्लास 9th का ही सिलेबस नहीं, आप उससे भी बायॉन्ड सोच पाएंगे, उससे भी आगे सोच पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर से सॉल्व करना। ये तो पर्सनली ये मैं आपसे बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ भाई कि प्लीज़ इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। इसका जो आंसर है और तरीका मैं तुमको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि बेसिकली एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलीज़ है ना, ये पुली है, ये एक दूसरे को खींच रही है, और आखिरकार आपको बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से आगे की ओर बढ़ रहा है, इसी को आपको बताना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 80 न्यूटन दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको 4-5 बार क्या कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इनके दोनों के बीच का बराबर डिस्टेंस है, तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। पहले मान लो 80 है तो 80 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका यानी इसका क्या हुआ, इसका फोर्स हुआ 40 का हाफ करेंगे 20 आ जाएगा, यानी इसका हो गया 20 का हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा, और हमको इसी का निकालना है। तो यानी यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें 5 न्यूटन का फोर्स लेकर करेंगे। इस साइड पर ये वाला काम कर लेना, और इधर जो मास है यहाँ पर इसका 10 kg तो मास है, और हमको क्या करना है, हमको वेट भी निकालना है। तो आप वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, W बराबर mg होता है, तो मास है इसका 10 kg, और इस g को एक काम करना, मेरी तरफ से 10 मान लेना, 9.8 का झमेला मत रखना, 10 मान लेना, तो W बराबर आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ आपको चाहिए, मैं तुमको दे देता हूँ। सबसे पहले तुमको जो फोर्स है वो 5 न्यूटन लगेगी, वो मैं तुमको दे दिया यहाँ से। उसके बाद जो आपका W है यानी वेट है वो आपका 100 न्यूटन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर 30, यहाँ पर साइन 30 लगाओगे, साइन 30 मेरे ख्याल से 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पर लगाओगे तो इसका जो एक्चुअल सारा तामझाम है वो कितना हो जाएगा, वेट तो आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इसका करने के बाद जो आपको इसको एक्चुअल पूरा इंक्लाइन वगैरह है वो आपका कितना मिल जाएगा, 1/2 होता है, तो 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, तो आपको 50 मिल जाएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ कर तुम क्या कर लोगे, एक्सीलरेशन निकाल लोगे। तो ये सारी चीज़ जब तुम करोगे ना, तब तुमको तुम्हारा एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, 4.5 मिलेगा, ठीक है। तुमको तुम्हारा एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, 4.5 मिलेगा, और वो भी किस तरफ, वो भी किसकी तरफ, वो भी डाउन द इंक्लाइन, यानी देख रहे हो किस तरीके से नीचे की तरफ खींच रहा है ना, तो नीचे की तरफ खींचता हुआ 4.5 आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी बताया है चूँकि एक होमवर्क है, ठीक है। एक्चुअल में आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। 10th वाला अगेन आपका सारा किस पर बेस्ड है, थ्योरी पर बेस्ड है। क्लास 9th में सेल मेम्ब्रेन पढ़ते समय आपने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रखा होगा। 3 तरीके सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बायो का मैंने अभी तक एक भी होमवर्क नहीं दिया है।
तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन दोनों का आंसर, हाइपरटोनिक क्या होते हैं और हाइपोटोनिक क्या होता है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। आइसोटोनिक क्या होता है ये मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमने दो चीज़ें डाल रखी हैं, तो अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तब उससे सॉल्यूशन को आप आइसोटोनिक कहेंगे। एक में ज़्यादा होता है एक में कम होता है तो हाइपरटोनिक, और फिर इसमें पता नहीं किस में ज़्यादा किस में कम तो उसको हाइपोटोनिक। ये चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो कह रहा है एक सेल है, सेल का जो सेल है वो फटती नहीं है इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर हम किसी सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दें तो वो फटेगी नहीं, ठीक है, तो वो फटेगी नहीं। इसका कारण क्या है, कौन सी चीज़ है जो सेल को फटने से बचाती है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इसमें अंडे का एग्जांपल दे रखा है ना, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मतलब ये क्वेश्चन है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सेल को डाल देते हैं फटता क्यों नहीं है। तो क्या सेल शेप बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो सेल का शेप, शेप ही कहते हैं इसको, सेल शेप जो होता है अगर ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा तब तो भैया फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना कि घटेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इट्स सेल शेप इज़ रिच इन सेलुलोज। हाँ, ये रिच इन सेलुलोज है, इससे भी आपका कोई फ़र्क नहीं है, इससे भी फटने के चांसेस मतलब बचा नहीं सकता ये। मेन चीज़ है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल का ही काम है, सेल वॉल का ही काम है स्ट्रक्चर, सेल को स्ट्रक्चर देना, साथ ही साथ इसका प्रोटेक्शन करना। तो जो सेल है यही तो प्रोटेक्ट करेगा, यानी सेल ही आपका फटने वगैरह से बचाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये था भाई आपका सारा का सारा कंटेंट, ये थी आपकी सारी की सारी क्लास। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चूँकि तुम मुझसे एक शर्त हार चुके हो, 1000 रुपये हार चुके हो, तो उसको मुझे देने के बजाय इस कोर्स में डाल देना, इस कोर्स को ख़रीद लेना। आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो आपको एक बेस्ट कोर्स की ज़रूरत है, इस कोर्स को ले लो और आराम से बैठ जाओ, खाली जो मैं बोलूँ उसको करो और ओलंपियाड को पास कर जाओ। इसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, सारी बातचीत आपकी यहीं पर हो जाएगी और आपको टीम है वो तुमको क्या दे देगी, बैच को दिला देगी। बाकी धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है भाई, बहुत मेहनत की क्लास 9th वाली सैम्पल पेपर के लिए, है ना, क्योंकि हार्ड होता है थोड़ा सा ना ये सब, तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मेहनत की इसके लिए। बाकी धन्यवाद भाई। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना बहुत सारे होमवर्क, एक तो वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है इसका कमेंट कर देना, 9 क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट कर देना, और वो जो एक जगह में फंसा था फिजिक्स में उसका कमेंट दे देना, और मतलब उस वाले क्वेश्चन का आंसर दे देना। यानी होमवर्क आपके लिए पर्याप्त मात्रा में है, तो अच्छे से अगर कोई वीडियो को देखोगे तो होमवर्क दे देना। यहाँ तक आए हो तो सच में भाई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शेयर करना है इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, अगर आपके और कोई दोस्त ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को उन तक शेयर करिए। बाकी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, क्योंकि बैच को लेने के बाद भी मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि एसएफ वाले बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई, तुम्हारे साथ ही मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ, इसीलिए एसएफ वाले बच्चों के लिए मैंने कई सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, तो आपको कई सारी चीज़ें यूट्यूब के अंदर मिलेंगी। तो अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि आपसे ना छूटे, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको आपके लिए किसी नेक्स्ट चीज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।